व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं 4 चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज 1, 2, 3, 4। आज कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग 5 यानी कि ऑर्गेनाइजिंग और चैप्टर नंबर 11 यानी कि मार्केटिंग भी अगर हम पूरा कर पाते हैं तो हमारा टर्म 1 का सिलेबस आज पूरा हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं मैक्सिमम आउटपुट निकालने की, जितना भी मैं कर पाऊंगा। आई एम नॉट वेल, मुझे आज फीवर हो रहा है थोड़ा सा, बट ठीक है, काम करना है तो करना है। तो एनर्जी लेवल थोड़ा सा कंपेरेटिवली लो रहेगा, बट तुम्हारा सिलेबस पूरा करना है टाइमली, तो सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। लेट्स बिगिन। आई विल मेक श्योर कि तुम लोगों को एनर्जी लेवल डाउन फील ही ना हो। चलिए शुरू करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन के साथ। देखो यार, प्लानिंग में आपने सब कुछ प्लान कर लिया कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहिए। मतलब अगर मैंने कोई कंपनी बनाई तो मैं उस कंपनी में सबसे पहले मैंने कहा कि मुझे अपनी सेल पहले साल इतनी करनी है, उसके बाद मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इतने चाहिए, मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, इस तरीके से मैं काम करूँगा, वो सब प्लान कर लिया, अजम्पशंस वगैरह बना लिए, सब पूरा प्रोसेस एज डाइज इफ चला दिया। अब क्या करना होगा ऑर्गेनाइजिंग में? ऑर्गेनाइजिंग में मैं सारे काम को सिस्टमैटिकली अरेंज करूंगा। भाई घर पे भी तो ऑर्गेनाइज करते हो तुम अपना काम, बोलते हैं ना कि उसका डेस्क बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड डेस्क है ना, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क। तो ऑर्गेनाइज वर्ड हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो, लोगों को पता हो कि किसका क्या काम है, किस तरीके से कौन किसके अंडर काम कर रहा है, किसका बॉस कौन है, अगर जिम्मेदारी मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो किसको कितनी मिलेगी, और अगर वो नहीं परफॉर्म कर पाया तो वो किसको अकाउंटेबल है, किसको जवाब देगा। ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग में आ जाती है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होगा? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग। सबसे पहले तो क्या करना है, एक्टिविटीज को डिफाइन करना है कि भाई करवाना क्या क्या है। फिर ग्रुपिंग करो। ग्रुपिंग का मतलब एक जैसी चीजें एक डिपार्टमेंट में डालो कि ये 5 लोग इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, ये यहाँ पे इतने लोगों की जरूरत है। ग्रुप बनाना, ग्रुप्स बनाना किस चीज के? एक्टिविटीज के और एंटरप्राइज के, एंड उनके बीच में अथॉरिटी रिलेशनशिप्स डेवलप करना। अथॉरिटी का मतलब होता है कि पावर किसके पास होगी, बॉस कौन होगा, अथॉरिटी रिलेशनशिप बनाना, ठीक है, ताकि हम लोग का रियलाइजेशन हो जाए डिजायर्ड गोल का। अल्टीमेटली मकसद यहाँ पे भी गोल अचीव करना है, जो भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का टारगेट है वो पूरा करना है। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन आ जाती है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग देम। ठीक है जी। अब हमारे पास सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग करना है तो कैसे होगा? तो याद रखना IDAE। नॉर्मली आइडिया होता है, यहाँ IDAE है, ठीक है, वहां पे एस डाइज इफ था प्लानिंग में, यहाँ IDAE। सबसे पहले आई का मतलब आइडेंटिफिकेशन, काम को पहचानो, एंड डिवीजन, काम को बांटो, क्योंकि नो मैटर एक इंसान कितना ही कैपेबल क्यों ना हो, वो अकेला सारा काम नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो, है ना। तो आइडेंटिफिकेशन करना है और फिर डिवीजन करना है। पहले काम आइडेंटिफाई करो, क्या टारगेट्स हैं, क्या गोल्स हैं, किस तरीके से अचीव होंगे, आइडेंटिफिकेशन, एंड देन डिवीजन, काम बांट दो। सिमिलर चीजें एज पर क्वालिफिकेशन, फिर एम्प्लॉइज भी देखूंगा मैं अगले फंक्शन में, बट फिलहाल काम की ग्रुपिंग करना, अलग अलग करना, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट्स बना दो। जैसे बोला कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा जिसका काम प्रोडक्शन करना होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा जिसका काम सामान बेचना होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा जिसका काम एडवर्टीजमेंट करना होगा, लोगों तक पहुंचाना होगा, लोगों को सपोर्ट सर्विसेज देना होगा। प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग, HR, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होगा जो मेरा स्टाफ को देखेगा सारा, किस तरीके से कौन लोग काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन में यू नीड टू क्रिएट डिपार्टमेंट्स एज पर द रिक्वायरमेंट। आप डिपार्टमेंट्स बनाओ और हर डिपार्टमेंट में जब लोग काम करेंगे, प्रोडक्शन वाला बस प्रोडक्शन कर रहा है, सेल्स वाला डेली बेसिस पे सेल्स कर रहा है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग कर रहा है, तो इससे आपको स्पेशलाइजेशन मिलता है, इससे आपको स्पेशलाइजेशन मिलता है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने काम में स्पेशलिस्ट कहलाओगे, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, फिर ड्यूटीज असाइन करना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, सेल्स डिपार्टमेंट को ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है, इतना माल बेचना है, ऐसे बेचना है, ड्यूटी भी तो दो ही ने, तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, जिम्मेदारी तो दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दो। और फिर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, यहाँ पे होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। अब जिम्मेदारी अगर पूरी ना हुई
तो जवाब तो देना पड़ेगा। किसको रिपोर्ट करोगे, हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम, कौन इनके ऊपर नजर रखेगा। तो ये रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स भी डेवलप करनी पड़ेंगी, तभी तो डर होगा, डिसिप्लिन होगा ऑर्गेनाइजेशन में कि काम पूरा करना है, नहीं तो दिक्कत आएगी। तो आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, फिर डिपार्टमेंट्स बना दो, उसके बाद ड्यूटीज असाइन करो एंड देन एस्टैब्लिश करो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स की किसकी कितनी पावर्स है, काम पूरा नहीं हुआ तो जिम्मेदारी किसकी कितनी है और वो किसको रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, ये रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, क्लैरिटी रखना। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो जाता है, सिंपल सा प्रोसेस है इसका। अब वाई ऑर्गेनाइजिंग इज इंपॉर्टेंट, काम को बांटना क्यों जरूरी है, इतना क्यों इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजिंग। तो अगर बात करूं सबसे पहले तो इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है स्पेशलाइजेशन का। जब एक इंसान एक ही काम रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे वही काम कर रहा है, परफेक्शन के साथ करेगा, तो धीरे धीरे उसमें स्पेशलाइजेशन आने लगेगा। अब अगर मुझे पढ़ाना है या किसी भी टीचर को, आप इतने सारे टीचर्स देखते हो आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूट्यूब पे, आपके आसपास सराउंडिंग्स में, तो आप देखना सभी टीचर्स अपना 100% दे रहे होंगे और वो सभी लोग बिना बुक के ही पढ़ा रहे होंगे, मतलब उन्हें बुक की जरूरत नहीं है, उनका माइंड ही चलती फिरती किताब है और वो बस पढ़ा रहे हैं बड़े मजे में। ऐसा क्यों हो रहा है? उन्हें कैसे सारी चीजें याद हैं? क्योंकि उन्हें स्पेशलाइजेशन आ चुका है। उन्होंने एक चीज को इतनी बार कराया, वो अपने सब्जेक्ट के अंदर इतना ज्यादा डीपली घुस चुके हैं कि उन्हें क्या मिल रहा है, स्पेशलाइजेशन मिल रहा है। तो ऑर्गेनाइजिंग करने से, अपना काम बांटने से, एक वेल डिफाइंड मैनर में काम करने से स्पेशलाइजेशन आता है। नंबर 2, क्लैरिटी मिलती है वर्किंग रिलेशनशिप्स की, कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन बॉस होगा, कौन इस बॉस का सबऑर्डिनेट होगा, कौन इसको जवाब देगा। सारी चीजें काफी क्लियर होती हैं। अब जब सब कुछ वेल डिफाइंड, बहुत क्लियर होता है, तो एक तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता, ओवर स्टाफिंग नहीं होती, अंडर स्टाफिंग नहीं होती, ओवरलैपिंग नहीं होती, बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है। नंबर 3, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। आप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप रूल्स और रेगुलेशंस प्रॉपर बना सकते हो और लोगों से फॉलो भी करवा सकते हो, क्योंकि वर्किंग रिलेशनशिप्स बहुत क्लियर है ना, सब कुछ वेल डिफाइंड है, सबको पता है कि मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम है, मैं क्यों आया हूं यहाँ पे। तो बहुत वेल डिफाइंड होने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी इफेक्टिव होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि सारे के सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स कि आप प्रॉपर जितनी भी नीड्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, अब देखो जो स्पेशलिस्ट होगा, जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काफी टाइम से काम कर रहा है, तो क्या उसके पास प्रॉपर स्किल सेट होगा चीजें परफॉर्म करने का, एक बढ़िया तरीके का स्किल सेट होगा। बढ़िया स्किल सेट होगा तो उसको क्या मिलता है, ऑप्टिमम यानी फुल यूटिलाइजेशन मिलता है रिसोर्सेज का, वेस्टेज नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट हो चुका है, तो वो कम रिसोर्सेज में भी आउटपुट निकाल पाएगा बहुत अच्छा। तो यूटिलाइजेशन बेस्ट वे में होता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। आपका जो पर्सोनल है, जो काम कर रहा है, उनका डेवलपमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अभी हम एक चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं डेलीगेशन। एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट का नाम होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पावर्स, यानी ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं सुपीरियर हूं, मतलब मैं बॉस हूं और मैं 4 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूं, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन बंद करके नहीं जाऊंगा, मैं अपनी पावर्स किसी और को दे के जाऊंगा, है ना। अगर प्रिंसिपल स्कूल में अवेलेबल नहीं है तो वाइस प्रिंसिपल को वो पावर्स मिलेंगी, परफॉर्म करना पड़ेगा। तो बताओ क्या वाइस प्रिंसिपल का डेवलपमेंट नहीं होगा? क्योंकि वो अब रोल ऑफ प्रिंसिपल निभा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उनका डेवलपमेंट होगा, उन्हें पावर पता चलेगी क्या होती है, उन्हें पता चलेगा कि हाँ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। तो उन्हें पता लगेगा, तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ये ऑर्गेनाइजिंग में यही होता है, काम डिवाइड करते हैं, लोगों को काम करने का मौका देते हैं, उनकी क्रिएटिविटी निखर के आती है, इनोवेशन निकल के आता है, तो वहां पे उनका डेवलपमेंट होता है। एडेप्टेशन टू चेंज। समय के अनुसार आप खुद को बदल सकते हो। जब डिपार्टमेंट्स प्रॉपर्ली बने हैं तो कोई भी ओवरबर्डन नहीं है, आप सोच सकते हो कि क्या नया कर सकते हो, क्या चीजें कर सकते हैं, तो वहां से चेंज के साथ आप खुद को अडेप्ट करते हो। एक्सपेंशन और ग्रोथ होता है। एक्सपेंशन और ग्रोथ के तो पिलर ही हैं। ऑर्गेनाइजिंग जब काम बटा होगा तो आप बिल्कुल भी ओवरबर्डन नहीं हो, आप और काम पकड़ सकते हो, एक्सपेंशन कर सकते हो, नई ब्रांचेस खोल सकते हो, ग्रोथ पे ध्यान दे सकते हो। तो ये सारी चीजें हमारी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के साथ साथ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में आ जाती हैं। दैट इज व्हाई ऑर्गेनाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं जी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगला होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? देखो, स्ट्रक्चर का मतलब होता है ब्लूप्रिंट। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसा दिखेगा।
जब हम कोई भी नया हाउस बनाते हैं, कोई नया बिजनेस बनाते हैं, कोई नई बिल्डिंग बनाते हैं, तो क्या ऐसे ही बना देते हैं या पहले उसका ब्लूप्रिंट देखते हैं? एक आर्किटेक्ट को बुला के एक बढ़िया सा नक्शा बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनवाते हैं। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट होंगे, किस किस डिपार्टमेंट का क्या क्या काम होगा, मुझे डिपार्टमेंट की जरूरत भी है या नहीं है, उसका भी तो ब्लूप्रिंट होना चाहिए। या ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही देखा देखी बना दो? नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन का भी आपको स्ट्रक्चर चाहिए होता है। वो स्ट्रक्चर का मतलब ही क्या होता है? फ्रेमवर्क। तो कहीं पे भी आप ये शब्द देखो, फ्रेमवर्क यानी कि ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज फ्रेमवर्क within which all the managerial and operational tasks are performed, जिसके अंदर सारे मैनेजरियल यानी मैनेजमेंट के और ऑपरेशनल्स सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करे जा रहे होंगे। इसी को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता कैसे है, किस बेसिस पे बनता है? तो इसका बेस होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। याद रखना ये कॉन्सेप्ट छोटा सा, इसका बेस कौन होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक सुपीरियर अच्छे से कितने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है। क्या बोला मैंने? एक सुपीरियर अच्छे तरीके से कितने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है, इसी को हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कैपेसिटी ऑफ अ सुपीरियर टू इफेक्टिवली मैनेज सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, उसी को स्पैन बोलते हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल एक सेल्स मैनेजर है और सेल्स मैनेजर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेल्स पर्सन है। सेल्स पर्सन है, तो इसको बोलता हूं मैं एक वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक बड़ा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। तो जितना बड़ा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है उतने ही कम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। मतलब कि अगर स्पैन बड़ा होगा तो लेवल्स कम होंगे। देखो 2 ही लेवल में काम हो गया ना, 2 ही लेवल में काम हो गया कि स्पैन बड़ा था तो लेवल कम बने। ठीक है, तो हमारा अगर स्पैन नैरो होता है तो लेवल कम होते हैं, कम लेवल होते हैं, छोटा हमारा मैनेजमेंट बनता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सेल्स मैनेजर 10 को अकेला हैंडल कर ही नहीं सकता, तो इसने क्या करा? इसने पहले 2 सेल्स एग्जीक्यूटिव हायर करे अपने अंडर। इसने बोला कि मेरे नीचे 2 सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे, सेल्स एग्जीक्यूटिव 1, सेल एग्जीक्यूटिव नंबर 2, फिर इसके नीचे 5, 1 2 3 4 5 इधर, सेल्स पर्सन 1, सेल्स पर्सन 2, सेल्स पर्सन 3 4। अब देखो इसके अंडर में बस 2 ही लोग आए तो इसका स्पैन छोटा हो गया, फिर इसके अंदर भी 5, इसके अंदर भी 5, छोटा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये होता है हमारे पास नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अगर ये नैरो है, बेसिकली स्पैन अगर छोटा है, नैरो है, तो देखो लेवल 3 बन गए, 1 2 3 लेवल बन गए या नहीं बन गए? तो अगर छोटा स्पैन होता है तो लेवल ज्यादा होते हैं, बड़ा स्पैन होता है तो लेवल कम होते हैं, इनका रिलेशन अपोजिट होता है। तो याद रखना स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कितने एक सुपीरियर के अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं, और फिर उसका रिलेशन होता है सीधा सीधा स्ट्रक्चर से। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा दिखेगा, वैसे ऑर्गेनाइजेशन अलग दिखता, राइट? तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको याद रखना है। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो कितने तरीके का होता है? तो मेनली 2 तरीके से हम लोग बोलते हैं, इधर फंक्शनल और डिविजनल। कितने तरीके से? या तो फंक्शनल या डिविजनल। फंक्शनल क्या होता है कि जब हम अपना ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स बना रहे होते हैं, डिवीजन कर रहे होते हैं, काम को बांट रहे होते हैं, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस कर रहे हैं। वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। मतलब कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, सेल अलग होगा, मार्केटिंग अलग होगा, HR अलग होगा, जो जो फंक्शन परफॉर्म करने हैं उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ, उसको बोलूँगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर मैं डिविजनल की बात करूँ तो यहाँ पे होता है प्रोडक्ट्स के बेसिस पे। ये जो कंपनी होती है ये यूजुअली सिंगल प्रोडक्ट कंपनी होती है, मतलब ये एक ही प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं, तो इसीलिए इनका हमेशा फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। डिविजनल में क्या होता है? मल्टी प्रोडक्ट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रही होती है कोई भी कंपनी, तो ये डिविजनल करते हैं, है ना? कि सपोज बात कर लो कि कोई XYZ लिमिटेड, ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी कॉस्मेटिक भी बनाती है, ये कंपनी मेडिसिन भी बनाती है, ये कंपनी टेक्सटाइल भी बनाती है, ये कंपनी फुटवेयर भी बनाती है, ये कंपनी गारमेंट्स भी बनाती है। तो देखो 5 अलग अलग तरीके की चीज़ें हो गई।
तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, डिविजनल स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिवाइड कर देना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज एक कंपनी बस कॉस्मेटिक बनाती है, तो कॉस्मेटिक में ही उसको क्या चाहिए बस कि इसका फाइनेंस, इसका प्रोडक्शन, इसका सेल्स, इसका मार्केटिंग, बस ये चाहिए था। फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर अब ये 5 बनाते हैं तो फिर इसका अलग होंगी यही 4 चीजें, मेडिसिन की, ऐसे ही टेक्सटाइल की अलग होंगी, फुटवेयर की अलग होंगी, गारमेंट की अलग होगी, तो कितना बड़ा काम फैल गया। यानी कि यहां से कंक्लूजन तुम्हें समझ में आना चाहिए कि फंक्शंस के बेसिस पे डिवीजन तो होगा ही होगा, क्योंकि फंक्शन तो इन्हें भी परफॉर्म करने हैं ना भाई, फाइनेंस तो इन्हें भी चाहिए, मार्केटिंग तो इन्हें भी चाहिए। तो डिपार्टमेंट जो बनाओगे वो फंक्शंस के आधार पे तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन बस पहले प्रोडक्ट के बेसिस पे हो गया, फिर फंक्शंस के बेसिस पे हो गया। तो फंक्शनल तो सबको ही चाहिए होता है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स फंक्शनल स्ट्रक्चर, बट डिफरेंस इतना सा है कि प्राइमा फेसाई सबसे पहले अगर सिर्फ फंक्शंस के बेसिस पे बन रहे हैं डिपार्टमेंट्स तो फंक्शनल, पहले प्रोडक्ट्स के बेसिस पे बना दिया तो डिविजनल, बस इतना सा डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो जी देखो फंक्शनल में क्या लिखा हुआ है। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब वही ब्लूप्रिंट, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन विच ग्रुप्स सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स टुगेदर। एक जैसे जॉब, प्रोडक्शन करने वाले लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिए, सेल्स जिनकी अच्छी है उन्हें सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जैसा प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर एटसेट्रा। क्या फायदे होंगे जी, स्पेशलाइजेशन, अभी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में बताया था, स्पेशलाइजेशन आएगी आपके पास, बेटर कंट्रोल करना इजी होगा चीजों को, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में एक ही जैसे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं हो रहे, तो कंट्रोल आसान है। मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होगा और आप टाइमली काम कर पाओगे। उसके बाद इकोनॉमिकल, सस्ता रहता है। सस्ता क्यों रहता है, क्योंकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, वेस्टेज नहीं होता, बल्क में प्रोडक्शन होता है, इकोनॉमिकल रहता है। ट्रेनिंग देना आसान है एम्प्लॉय को, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही चीज़ के लिए ट्रेन करना है, या प्रोडक्शन के लिए, या फाइनेंस के लिए, या मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, जो भी वो काम करता है, तो ट्रेनिंग ईजी होगी। ड्यू अटेंशन पूरी दे सकते हो आप किसी पर्टिकुलर एक फंक्शन को, अटेंशन दोगे तो ज़्यादा अच्छे से काम निकल के आएगा, स्पेशलाइजेशन बेटर आएगा। तो ये सारे फायदे होते हैं। डीमेरिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फंक्शनल एम्पायर्स। फंक्शनल एम्पायर्स का क्या मतलब होता है, फंक्शनल एम्पायर्स का मतलब होता है कि बस एक जैसे स्पेशलिस्ट डेवलप हो जाते हैं। अब सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की चीज़ें सारी प्रोडक्शन में हो रही हैं, सेल्स की चीज़ें सारी सेल्स डिपार्टमेंट में हो रही है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, बस प्रोडक्शन वाला अपने प्रोडक्शन पे फोकस करने में लगा हुआ है, मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाए। सेल्स वाला सेल्स बढ़ाने में लगा हुआ है, सेल बढ़ाने के लिए उसने कुछ भी कर दिया, सेल बढ़ाने के लिए उसने बेसिकली मार्केटिंग डिपार्टमेंट की हेल्प ले ली। अब सेल बढ़ाने की पूरी कोशिश कर दी, एडवर्टीजमेंट कर दिया अननेसेसरी, प्रोडक्शन के पास उतना सामान ही नहीं है, प्रोडक्शन से उसने पूछा ही नहीं कि आपके पास प्रोडक्शन भी अवेलेबल है या नहीं है, मार्केटिंग करने से पहले पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। तो फंक्शनल एम्पायर्स का मतलब होता है कि आप लोगों ने बस अपना टारगेट पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को साइड में रख दिया, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा ही नहीं, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल एम्पायर्स। यानी कि आप लोग फोकस कर रहे हो बस अपने ऑब्जेक्टिव पे और आप ऑर्गेनाइजेशन को भूल चुके हो, इसको बोलते हैं हम फंक्शनल एम्पायर्स। उसके बाद प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन, अब वही बात है, देखो अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, ऐसे ही प्रॉब्लम्स आएंगी, कोऑर्डिनेशन बनाने में दिक्कत आती है, टाइम लगता है कि कोऑर्डिनेट कैसे करके चलें, लड़ाई झगड़े होते हैं। अब सेल्स बोलेगा कि यार सेल्स बढ़ानी है तो आप ऐसा डिज़ाइन बना के दो, प्रोडक्शन कह रहा है ऐसा डिज़ाइन नहीं बन सकता, सेल्स ने बोला क्यों नहीं बन सकता, उसने बोला कॉस्ट ज़्यादा आएगा, फाइनेंस इतना पैसा नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम रहती है। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, चलते रहेंगे, लगभग सिमिलर पॉइंट है। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कोई भी खुद को बदलना नहीं चाहता, जो जिस हिसाब से चल रहा है वो वैसे ही चलना चाहता है, क्योंकि हर कोई ये समझता है कि हम लोग लीडर हैं, हमारे ऊपर दूसरा फंक्शन डिपेंडेंट है, तो इनफ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होती है। डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन विच ग्रुप सिमिलर और रिलेटेड जॉब टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, नहीं आएगा यहाँ पे आएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे सारा काम हो रहा होता है, तो फंक्शंस के बेसिस पे नहीं, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे सारी चीजें चल रही होती हैं। इसके क्या मेरिट्स होते हैं, वहां पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिलता था, यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलेगा, कि एक आपका जो डिपार्टमेंट होगा वो किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने में स्पेशलिस्ट होगा, तो बहुत कॉस्ट बचेगा, टाइम बचेगा, ये सब बेनिफिट मिलेंगे। ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही ज़्यादा हो जाएगी। सपोज अब आपको बहुत क्लियरली पता है कि आपका टारगेट था सेल्स बढ़ाना और आपके 5 डिपार्टमेंट थे, मेडिसिन, कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल, फुटवेयर, गारमेंट। आपको दिख रहा है इसकी भी सेल बढ़ गई, इसकी भी, लेकिन इसकी नहीं बढ़ी, इसकी सेल गिरी हुई है। तो सेल, ओवरऑल सेल गिरने के पीछे किसका मेजर कंसर्न है,
वो है फुटवेयर, कि हमारे फुटवेयर नहीं बिक रहे तो कंपनी इसको पकड़ सकती है, ये अकाउंटेबल होगा कि काम अच्छा क्यों नहीं हो रहा। अकाउंटेबिलिटी यहाँ ज़्यादा होती है। फ्लेक्सिबिलिटी और इनिशिएटिव होता है, ये लोग हर ये भी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और इनिशिएट भी कर सकते हैं। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ तो दिख ही रहा है, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट बन रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो एक्सपेंशन ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। डीमेरिट्स की बात करूं, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये तो चलेगा, उसमें भी चलता है इसमें भी चलता है, डिपार्टमेंट जितने भी बनेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे। नंबर 2, कॉस्टली, बहुत कॉस्टली है। अब देखो हर डिपार्टमेंट को अपना फाइनेंस मैनेजर चाहिए, हर डिपार्टमेंट को अपना मार्केटिंग चाहिए, हर डिपार्टमेंट को अपना सेल्स चाहिए, तो कॉस्टली है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ टाइम, हर तरीके से। इग्नोरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, ये लोग भी कई बार ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट भूल जाते हैं। मेडिसिन बस अपने बारे में सोच रहा है, कॉस्मेटिक बस अपने बारे में, ओवरऑल हमारा क्या गोल है उसे भूल जाते हैं। तो ये सारे डीमेरिट्स आ जाते हैं। अब हमारे पास एक और टॉपिक आ जाता है जो कि है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मैंने आपको बताया ही था अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, डेलीगेशन। व्हाट इज डेलीगेशन? बेसिकली डेलीगेशन का मतलब ये होता है कि एक मैनेजर चाहे कितना ही स्किल्ड हो, कितना ही एक्सपीरियंस हो, कितना ही कुछ भी हो, उसको भी आराम चाहिए यार, उसको भी सोचने का समय चाहिए। तो अ मैनेजर, नो मैटर हाउ कैपेबल ही इज, कितना ही कैपेबल क्यों ना हो, कैन नॉट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑन हिज ओन, अपने दम पे वो सब कुछ परफॉर्म नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, जो उसका थोड़ा अनइम्पॉर्टेंट काम होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को, इमीडिएट सबॉर्डिनेट को, जो भी उसके सबसे बस उसके बराबर में है, उसके नीचे, उसको ट्रांसफर कर देता है। उसको हम क्या बोल देते हैं? डेलीगेशन। तो व्हाट इज डेलीगेशन? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेयरली मीन्स ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट्स। किसको देना है? सबॉर्डिनेट को देना है। और कौन देता है? सुपीरियर देता है, ये कुछ नहीं है। ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट्स। क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं डेलीगेशन के? सबसे पहला अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस, ये आप ट्रांसफर करते हो। ये क्या करते हो आप? अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ती है, इट इज एज्यूम्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है हमारे पास? ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म गिवन टास्क। आपको जो भी काम दिया गया है, ये जो आपको पावर दी गई है डिसीजन मेकिंग की, अब आपको ये पूरी करनी पड़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एज्यूम्ड। अब अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो आप अकाउंटेबल होगे। अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर इम्पोज कर दी जाती है, इट इज इम्पोज्ड। और होता क्या है अकाउंटेबिलिटी का मतलब? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है बीइंग आंसरेबल, आपको जवाब देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे कोई सीनियर टीचर है और मैं उनका जूनियर टीचर हूँ। वो 4 दिन की छुट्टी पे थे, तो उन्होंने अपनी पावर मुझे दे दी कि आप पढ़ाओ एज अ सीनियर टीचर। मैंने कहा ठीक है जी, वाह मज़ा आ गया, ज़िंदगी में पहली बार। तो वो अथॉरिटी उन्होंने डेलीगेट कर दी, अथॉरिटी इज डेलीगेटेड। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे एज्यूम करनी पड़ेगी, मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि मुझे उन्हीं की तरह कोशिश करनी है, ऑल्दो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा बट कोशिश करनी है कि मैं वैसे ही पढ़ाऊँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी एज्यूम्ड, एज्यूम करनी पड़ती है, जिम्मेदारी आ गई। अब सपोज मैंने गलत सलत पढ़ा दिया, मैंने गलत पढ़ा दिया, तो मैं उनको अकाउंटेबल हूँ कि मैंने गलत क्यों पढ़ाया, और वो बच्चों को अकाउंटेबल है कि आप कैसे इंसान को देख रहे हो, उसे खुद नहीं कुछ आता, ठीक है ना। तो अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज्ड, अकाउंटेबिलिटी इज बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। याद रखना, सिर्फ अथॉरिटी डेलीगेट होती है, जिम्मेदारी डेलीगेट नहीं होती, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो तो सीनियर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि वो एक अच्छा टीचर रख के जाते, तो वो डेलीगेट नहीं हो सकती। कुछ थोड़ी बहुत आप कह सकते हो कि देखो उन्होंने गलत पढ़ा दिया, आई एम सॉरी, बट अकाउंटेबल वो ही रहेंगे, ये तो कभी भी नहीं हो सकती। तो डेलीगेशन सिर्फ किसका होता है? याद रखना, अथॉरिटी का, ठीक है। अब डेलीगेशन क्यों जरूरी है? वाई डेलीगेशन इज इंपॉर्टेंट? मैनेजमेंट अच्छा होता है, आपको टाइम मिलता है और चीज़ों पे सोचने का, आप लेस बर्डन्ड फील करते हो, ठीक है। नंबर 2, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। अब अगर आपने अपने सबॉर्डिनेट को, जैसे मुझे, मैं जूनियर टीचर था, मुझे काम मिला तो मेरा डेवलपमेंट होगा, मुझे नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा, मुझे पता लगेगा कि मेरे से ऊपर जो सीनियर है वो काम करता कैसे है, राइट। मोटिवेशन लगेगा, मुझे बहुत मोटिवेटेड फील होगा कि टीचर्स तो और भी थे लेकिन उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, इसका मतलब मैं हूँ, मेरे में पावर है, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करूँगा, अच्छा फील करूँगा कि हाँ यार मेरे में कुछ ना कुछ बात तो होगी, तभी तो मुझे ये पावर मिली है, ठीक है ना। ग्रोथ होगा ओवरऑल मेरा भी, ऑर्गेनाइजेशन का भी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर मैनेजर्स मिल जाएंगे कि हाँ भविष्य में जब भी सीनियर मैनेजर या सीनियर टीचर जब भी जाएंगे तो नीचे वाला तैयार है, ठीक है। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम, हायरार्की का मतलब होता है सिस्टम।
ये पूरा सिस्टम है जैसे मैनेजमेंट चलता है। मैनेजमेंट कैसे चलता है? टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तो काम जाना ही है ना, यहाँ से यहाँ तो काम जाना ही है ना। तो बेसिस ही डेलीगेशन है। बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बढ़िया बना रहता है क्योंकि लोग मिलके जब काम करते हैं तो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है। इसके बाद बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू सिस्टमैटिक डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी। देखो जी, यहां भी डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी, बट सिस्टमैटिक डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल। ध्यान से समझो, फ्योल ने भी ये बात समझाई थी आपको कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों हो सकते हैं। टॉप चीजें जो बहुत ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल मेजर डिसीजंस, वो तो सेंट्रलाइज रखो, लेकिन जो मेजर नहीं है उन्हें डिसेंट्रलाइज कर दो, उन्हें लोअर लेवल्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग है आपने थोड़ी थोड़ी सेलेक्टिव डिस्पर्जल कर दिया, सेलेक्टिवली नीचे लोअर लेवल्स को बांट दिया, कुछ मिडल को दे दी, कुछ लोअर को दे दी, अलग अलग लेवल्स में डिसीजन मेकिंग दे दी। तो सर फिर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ, डेलीगेशन बस दो ही लोगों के बीच में होता है, सुपीरियर और उसका इमीडिएट सबऑर्डिनेट। बट डिसेंट्रलाइजेशन जितने भी लोग हैं सबको थोड़ी थोड़ी रिस्पेक्टिव पावर्स दे दी, सो दैट डिसीजन मेकिंग फटाफट हो जाए। हर डिसीजन के लिए आपको टॉप लेवल पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े और क्विकली सारा काम कर पाए। समझ रहे हो? तो डेलीगेशन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको और आगे फैला दो और आगे बढ़ा दो तो डिसेंट्रलाइजेशन बन जाता है। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? सिस्टमैटिक या सेलेक्टिव डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल एक्सेप्ट दैट व्हिच कैन बी एक्सरसाइज्ड एज सेंट्रल पॉइंट्स। उसको छोड़ के जो टॉप को ही रखनी है। क्या इंपॉर्टेंस होती है जी डिसेंट्रलाइजेशन की? लगभग सेम टू सेम डेलीगेशन वाली है, क्योंकि वहां पे भी यही हो रहा था, बस वो दो लोगों के बीच में हो रहा है, ये ज्यादा लोगों के बीच में हो रहा है। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट फ्री फील करेगा, अच्छा फील करेगा, रिलैक्स फील करेगा। डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स को लगेगा कि हाँ यार हमारे को पावर मिली है तो इट इज अ गुड थिंग फॉर अस। इनिशिएटिव डेवलप होगा उनमें, उनका मन करेगा काम करने का। उसके बाद डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। आप फ्यूचर के लिए एक मैनेजरियल टैलेंट डेवलप कर रहे हो, आप फ्यूचर मैनेजर्स तैयार कर रहे हो, आपके पास ऐसे लोग तैयार होंगे जो आपके लिए काम करेंगे फ्यूचर में। उसके बाद क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग क्विक होगा क्योंकि अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपके पास इतनी पावर है कि आप डिसीजन मेकिंग खुद कर सकते हो। उसके बाद फैसिलिटेट्स ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ होगा ऑर्गेनाइजेशन का। बेटर कंट्रोल, वही चीजें ऊपर वाली, कंट्रोल प्रॉपर बना रहेगा। तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है समाप्त। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज इस चैप्टर में? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस, प्रोसेस से क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे से करना इसको। उसके बाद इंपॉर्टेंस पूरी की पूरी कर ली। स्ट्रक्चर, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। स्ट्रक्चर में स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया मैंने आपको। इसके बाद दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स, फंक्शनल, डिविजनल। अगर प्रोडक्ट्स के बेसिस पे बनाया तो डिविजनल, फंक्शंस के बेसिस पे बनाया तो फंक्शंस, ठीक है, फंक्शनल। उसके बाद डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कुछ पावर देता है तो वो डेलीगेशन होता है। डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, याद रखना। फिर इसकी इंपॉर्टेंस, और डेलीगेशन को ही और एक्सपेंड कर दो और एक्सपेंशन कर दो तो डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में बेसिकली लोअर लेवल तक सेलेक्टिव डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी करा जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। मुझे पूरी उम्मीद है आपका चैप्टर पूरा कवर हो गया है, आपने साथ साथ चीज़ें करी हैं, साथ साथ पढ़ी हैं और बहुत अच्छे से आप कर पा रहे हो। इसके बाद एक बुक रीडिंग ज़रूर लेना, सो दैट और माइंड में विजन आ जाए, क्लैरिटी आ जाए और अच्छे हो जाए चीज़ें। तो छोटा सा चैप्टर रहा, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं मार्केटिंग हम लोग का कितनी देर में खत्म होता है और कब तक हम अपना, बस लास्ट चैप्टर बचा तो टर्म 1 का सिलेबस विल बी ओवर। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, सारे के सारे वीडियोज़ अरेंज्ड हैं, बस जाके प्लेलिस्ट देखना। टर्म 1 का पूरा रिविजन डन। थैंक यू सो मच।